Hello students, we are discussing and doing the chapter retirement and death of a partner. So till so far we have finished the portion of the chapter that is a retirement of a partner, in which we discussed all the treatments which are required to be done at the time of retirement of a partner, which were regarding new profit sharing ratio, gaining ratio, goodwill treatment, accumulated profit and losses treatment, and revaluation of assets and liabilities, and some comprehensive questions we have also done. Now the remaining part of the chapter, that is death of a partner. So we are going to discuss this portion of the chapter, that is death of a partner. So बच्चों, जब पार्टनर की डेथ होती है तो भी सेम कंसिक्वेंसेस होते हैं. सपोज 3 पार्टनर्स आर देयर, A, B, C. Ratio is 2:2:1. This ratio is there, 2:2:1. So if C dies, C की डेथ होती है, उस केस में B और C पार्टनर रह जाते हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल वही सेम होते हैं जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के वक्त होते हैं. सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही होती हैं जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के वक्त होती हैं, चाहे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ट्रीटमेंट हो, चाहे वो गेनिंग रेशो की ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट हो, या गुडविल ट्रीटमेंट हो, या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट हो. बिल्कुल आपको ये ट्रीटमेंट सारी की सारी वैसी ही होनी है जैसी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के वक्त होती है. ओके, नाउ एक ट्रीटमेंट ऐसी है जो कि डिफरेंट है और वो हमारे सिलेबस में भी है, तो उसको हम अभी ज़रूर करेंगे. और वो ट्रीटमेंट है हमारी, कि रिटायरमेंट जो है वो एक सर्टेन टाइम पे हो सकती है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, कि भाई रिटायरमेंट जो है वो हम ईयर के एंड में कर सकते हैं, जब हमारे अकाउंट ऑलरेडी क्लोज़ हो रहे होते हैं. तो रिटायरमेंट एक सर्टेन टाइम पे हो सकती है, लेकिन डेथ अनसर्टेन होती है. डेथ कभी भी हो सकती है. मान लीजिए हमारा सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और 4 महीने के बाद एक पार्टनर की डेथ हो गई. तो 4 महीने में फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो उस प्रॉफिट में जो डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उस डिसीज पार्टनर का भी शेयर होगा. तो वो उस प्रॉफिट में जो शेयर हम निकालते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो हमारे सिलेबस में है, जिसे आज हम सीखेंगे. ओके बच्चों, क्योंकि मान लीजिए A, B और C, ये A, B और C पार्टनर है, रेशो है 2:2:1. तो सपोज A डाइज, A dies on 31st July 2019. मीन्स हमें बैलेंस शीट दी होगी 31 मार्च 2019 की, और ये बिज़नेस का जो नया सेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से 2019 से, और जाके 4 महीने के बाद, ठीक 4 महीने के बाद एक ही डेथ हो गई. तो बाकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट, गुडविल की ट्रीटमेंट, या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के वक्त होता है. बस यहाँ एक कैलकुलेशन ये बन जाती है कि अकाउंट क्लोज हुआ, बैलेंस शीट हमें दी हुई होती है 31 मार्च 2019 की सपोज दी हुई है, तो 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया. उस जब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च को एक ही डेथ हो गई. अब कितने महीने ए जिंदा रहा इस सेशन में? अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी आएगा, क्योंकि जुलाई 31 है. तो 4 मंथ्स इस सेशन में ए जो है वो अलाइव था, जिंदा था. तो 4 महीने में अब उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर्स हैं, उसके जो वारिस हैं ए के, उसकी डेथ के बाद वो एक क्लेम करेंगे कि फर्म ने 4 महीने में कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, और जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में जो ए का शेयर है वो हमें दे दिया जाए. ओके, तो वो ए का शेयर लेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द सेशन टू टिल द डेट ऑफ डेथ. ओके, अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं. तो ये जो अब ये प्रॉफिट जो है तो कैसे निकाला जा सकता है? अब क्योंकि अकाउंट्स तो क्लोज होने हैं ईयर के बाद, दोबारा से बैलेंस शीट बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा. तो
जो पार्टनरशिप डीड होती है उसी में कोई ना कोई प्रोविज़न लिखा होता है कि इन बिटवीन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो ये जो टिल द डेट ऑफ डेथ जो प्रॉफिट निकलेगा वो कुछ सर्टेन एजम्पशंस पे निकलता है, सर्टेन एजम्पशन उन्होंने रखी हुई होती है। तो ये जो जनरली सर्टेन एजम्पशंस हैं ये हो सकती हैं या तो सेल्स के बेसिस के ऊपर या एवरेज प्रॉफिट को बेसिस मान करके। तो अभी हम आज डिस्कस करते हैं जब हम सेल्स को बेसिस मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए A, B and C are partners in the ratio 2:2:1 and C dies on 30th June 2019 और बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो 31 मार्च 2019 की दी हुई है। ओके, अब 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी हुई होगी मान लीजिए क्वेश्चन में, और 3 महीने के बाद 30 जून को सी की डेथ हो गई। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसके लिए आपको सेल्स के बेसिस के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करने को हो सकती हैं। लाइक आपको 1 अप्रैल टू 30 जून जिस टाइम में सी पार्टनर जिंदा रहा है, जीवित रहा है, ही वॉज अलाइव ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसका सेल्स दिया होगा। मान लीजिए उसकी सेल्स थी 2 लाख रुपीज़। ये सेल्स आपको पक्का दी हुई होगी और पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया होगा। लास्ट ईयर्स सेल लिखा होगा, लास्ट ईयर्स सेल was 6 lakh and last year's profit was at 1,50,000। अब देखो इस साल की सेल तो दी हुई होगी, पिछले साल इसके अलावा 2 चीज़ें और होगी, पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये दोनों क्यों दिए, पिछले साल का डाटा क्यों दिया, इस साल का तो चलो हम मान लेते हैं इस साल की सेल इसलिए दी हुई है ताकि हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकें, और जो डिसीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसको हम उस पार्टनर को हम प्रॉफिट का उसका शेयर दे सकें। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल क्यों दी हुई होती है। तो बच्चों याद रखना, पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल हमें इसलिए दी हुई होती है ताकि हम पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकें, पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकें। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट है 1.5 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, और ये बन गया डेट इज़ 25%। तो पिछले साल की सेल 6 लाख थी, प्रॉफिट था 1.5 लाख, 1.5 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 के लिए परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 25% प्रॉफिट था पिछले साल। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस साल की सेल जो है वो 2 लाख रुपए है और इस साल की प्रॉफिट परसेंटेज भी वही चल रही होगा जो कि पिछले साल चल रही थी। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज पता चल गई, आपको पिछले साल की जो फिगर दी हुई थी, डाटा दिया हो तो वहाँ से अब पिछले साल का प्रॉफिट बता दिया आपको। और क्वेश्चन में एक लाइन ये भी लिखी होती है कि इस साल भी प्रॉफिट उसी रेट से चल रहा है जिस रेट से पिछले साल चल रहा था। इसलिए तो अब प्रॉफिट निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। कैसे, 2 लाख सेल है और प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है 25%, तो ये बन गया 1/4, डेट इज़ 50,000। तो 50,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये जो 50,000 प्रॉफिट आ गया ये है
पूरी फर्म का, जिसमें ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, तीनों का है। तो तीनों में से हमने देना किसको है? जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर क्या है? 1/5। तो हम करेंगे इंटू 1/5 डेट इज़ 10,000। तो 10,000 क्या है? 10,000 उसका हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब 10,000 उसको देना है तो एंट्री इसको क्या, तो एंट्री क्या बन गई हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, सभी को दे देते हैं, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, सभी को डाल देते हैं। 50,000 है, 2:2:1 में बांटेंगे तो 20,000 इसको, 20,000 इसको और 10,000 इसको, ठीक है। और अकेली एक ही एंट्री करनी है, सी को ही देना है, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ उसका पैसा है 10,000, हम करेंगे 10,000। ओके, तो ये आज हमने सीखा कि दो तरीके होते हैं डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर को निकालने के लिए टिल हिज डेट ऑफ डेथ। तो एक होता है सेल्स बेसिस पे और एक होता है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर। तो सेल्स बेसिस वाला हमने इस वीडियो में कर लिया और जो हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है उसमें हम करेंगे एवरेज बेसिस के ऊपर। फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और वी विल स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप। तो आज हमने कैसे कैसे डिस्कस किया, एग्जांपल लिया 2:1 में 3 पार्टनर है ABC, सी की डेथ हो जाती है 30 जून को, ठीक है, और उसका शेयर है 1/5 है। तो 30 जून को डेथ होती है तो वो कितने महीने ज़िंदा रहा? तो बच्चों को 3 महीने ज़िंदा रहा। कितने महीने ज़िंदा रहा? वो 3 महीने ज़िंदा रहा। क्यों? क्योंकि वो 30 जून को मरा है तो 31 मार्च को सेशन ख़त्म हुआ होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, तो 1 अप्रैल पूरा हो गया, मई पूरा हो गया और जून के भी पूरा हो गया, 30 डेज़ आ गए। तो 3 मंथ्स तक वो ज़िंदा रहा। तो उन 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमने निकालना है। अगर सेल्स बेसिस पे निकालें, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया, अगर हम सेल्स बेसिस पे निकालें तो सेल्स बेसिस में हमें उस टाइम की सेल दी हुई होती है जिस टाइम वो इस सेशन में ज़िंदा रहा होता है हमारा डिसीज्ड पार्टनर। जैसे 3 महीने ज़िंदा रहा तो 3 महीने की सेल दी हुई होगी, डेट इज़ 2 लाख यहाँ दी हुई है। इसके अलावा 2 चीज़ें और दी होती हैं, पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट, ताकि हम देखो पिछले साल की सेल 6 लाख थी और पिछले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख था। ये इसलिए दिया हुआ होता है ताकि हम पिछले साल की सेल से और पिछले साल के प्रॉफिट से पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकें। तो हमने निकाल लिया प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 डेट इज 25%। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल 25% प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। तो उस प्रॉफिट के रेट से ही ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट का रेट था उसी स्पीड से या उसी रेट से हम इस साल भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर पिछले साल 25% प्रॉफिट सेल्स पे था तो इस साल भी 25% ही होगा। तो परसेंटेज हमने निकाल ली पिछले साल के डाटा से। अब इस साल की सेल निकालो 3 महीने की जो दी हुई है उसको उठा लो, 2 लाख रुपये दी हुई है और 2 लाख में से उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज 25/100 डेट इज 50,000। तो 50,000 आ गई 3 महीने का प्रॉफिट। लेकिन ये 3 महीने का जो प्रॉफिट 50,000 है ये A, B और C तीनों का है। तो C का शेयर क्या है उसमें 1/5, तो 1/5 उसको मिल जाएगा, डेट इज़ 10,000। और A और B को 20 और 20 एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल 20,000 20,000 10,000। या सिर्फ सी की ही एंट्री करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो दिस वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द profit of the deceased partner till the date of death on the basis of sales, if sales are given. Sometimes sales are not given and we have to calculate the profit on the basis of average profit of last years or average profit of some last years. So we will discuss this in the next class. Till then, okay, bye.